नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम अपने प्राचीन इतिहास के क्लास में मौर्य साम्राज्य के विषय में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके पहले वाली क्लास में आपने मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के विषय में और उसके विभिन्न शासकों जैसे बिंबिसार और अजातशत्रु के विषय में पढ़ा था। इसी के साथ ही उसमें आपने देखा था प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के शासन काल में हुई थी, उसका भी आपने डिटेल में वहां पे एनालाइज किया था। तो आगे आज हम शुरू करते हैं अपना यह मौर्य साम्राज्य। देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे शासक हैं जो इस राजवंश में शासन किए हैं, साथ ही आपके परीक्षा के लिए कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जो बहुत ही उपयोगी हैं। इसी में आप चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सबसे महत्वपूर्ण शासक जो मौर्य वंश का है अशोक के विषय में डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे कि अशोक या फिर चंद्रगुप्त मौर्य हैं वे कैसे डिफरेंट उनकी पॉलिसी है विभिन्न इसके पहले के जो मगध साम्राज्य के शासक जैसे बिंदुसार हुए या फिर अजातशत्रु हुए उनसे। तो उनकी क्या रणनीति थी और उनकी सामाजिक या फिर राजनीतिक जो उन्होंने नीतियां बनाई लोगों के कल्याण के लिए वे कैसे अलग हैं मौर्य साम्राज्य के शासकों से, तो उसके विषय में भी आप डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए आज अपना यह क्लास शुरू करते हैं। अगर हम मौर्य साम्राज्य किसी भी राजवंश को हम पढ़ना चाहेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं या फिर कौन कौन से उसके पढ़ने के सोर्स हैं जिसके विषय में हमें जानकारी मिलती है। तो अगर हम मौर्य साम्राज्य के विषय में पढ़ेंगे तो ब्राह्मण पहली कैटेगरी में जो आते हैं ब्राह्मण साहित्य आते हैं। तो ब्राह्मण साहित्य में देखते हैं कौन कौन से ग्रंथ जो इस टाइम पे हैं जो हमें जानकारी देते हैं मौर्य वंश के विषय में। तो पहला अर्थशास्त्र है, इसको आपको पता ही होगा, इसकी रचना कौटिल्य ने की थी। कथा सरित सागर, इसके रचनाकार सोमदेव हैं। बृहत कथा मंजरी, इसके रचनाकार क्षेमेंद्र हैं। फिर आता है महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य है। मुद्रा राक्षस, इसके रचनाकार विशाख दत्त हैं। ठीक, तो मुद्रा राक्षस की एक टीका लिखी गई 10वीं शताब्दी में जिसके रचनाकार कौन थे, ढूंढीराज। इन्होंने मुद्रा राक्षस पर अपनी टीका लिखी थी। अर्थशास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, अर्थशास्त्र पर एक टीका लिखी गई थी जिसके रचनाकार भट्ट स्वामी है। कौन, भट्ट स्वामी। इस पुस्तक का नाम है प्रतिपदा पंचिका। यह प्रश्न में पूछा जाता है कि इसके रचनाकार कौन है या फिर यह किसकी टीका है। तो अर्थशास्त्र की टीका प्रतिपदा पंचिका जो है भट्ट स्वामी की, इससे भी हमें मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा चाणक्य की सहायता से नंद शासक घनानंद को अपदस्थ करने का उल्लेख मिलता है। किस पुस्तक में, मुद्रा राक्षस में हमें जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उन्होंने चाणक्य की सहायता से क्या किया था, घनानंद जो नंद वंश का शासक था उसको पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगर हम बौद्ध साहित्य की बात करेंगे तो प्रमुख जो ग्रंथ हैं बौद्ध साहित्य में जिसे हमें मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है, तो पहला है दीपवंश और महावंश। ध्यान में रखिएगा ये दोनों सिंहली साहित्य हैं, ठीक, यानी श्रीलंका के हैं। तो श्रीलंका में इनकी रचना हुई थी। दीपवंश और महावंश ये दोनों ग्रंथों से हमें बौद्ध वंश के विषय में मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। महावंश की एक टीका है वसंत पथ प्रकाशनी, ठीक, वसंत प्रकाशनी यह महावंश की टीका है। और अशोकावदान, दिव्यावदान, महाबोधिवंश और दीर्घ निकाय, इनसे हमें मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। अगर हम जैन साहित्य की बात करेंगे तो भद्रबाहु ने कल्पसूत्र जो लिखा था और हेमचंद का परिशिष्ट पर्व तथा बृहत कोश, यह तीन जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं इससे हमें जो जैन साहित्य के हैं इससे हमें मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है, तो उसमें कई नाम दे देगा, एक जो कल्पसूत्र दे देगा। तो ध्यान में रखिएगा इसको कि कौन कौन से बौद्ध साहित्य हैं, कौन कौन से जैन साहित्य हैं, कौन कौन से संस्कृत या ब्राह्मण साहित्य हैं। उसके साथ ही यह भी हमें ध्यान में रखना होता है कि जैन साहित्य में कौन कौन मागधी भाषा में लिखे गए हैं और कौन कौन संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो जो परिवर्तित काल के जो जैन साहित्य हैं वह क्या कहते हैं, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जबकि उसके पहले के सब मगध शैली में और मागधी भाषा में लिखे गए। अगर हम संगम साहित्य की बात करेंगे तो संगम साहित्य से भी हमें
मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब उत्तरी कर्नाटक यानी मैसूर पर अधिकार किया था, तो उसके विषय में हमें जो जानकारी का एकमात्र स्रोत है संगम साहित्य ही है। तो संगम साहित्य में अहनानूर और या फिर इसी का नाम अहनारूर है, अहनानूर या अहनारूर, इसके रचनाकार मामूलार रुद्र शर्मन है। इसमें क्या मिलता है, इसमें मौर्यों का उल्लेख के साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय के विषय में जानकारी मिलती है। किसमें? अहनानूर, इसके रचनाकार मामूलार रुद्र शर्मन है। एक और रचना है बहुत ही महत्वपूर्ण, परनार, इसके लेखक हैं कपिलर, और मुरनानूर, इसमें मौर्य शासकों के विवरण मिलते हैं। तो 3 संगम साहित्य हैं। पहला है अहनानूर, इसके रचनाकार मामूलनार है। दूसरा जो साहित्य है परनार, इसके लेखक कपिलर हैं। तीसरा है मुरनानूर, इसके रचनाकार का नाम मिलता नहीं है। तो इनमें क्या होता है, मौर्य वंश के विषय में हमें जानकारी मिलती है। अगर हम पुराण, इसी के साथ ही पुराणों में भी मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। और विष्णु पुराण जो है, विष्णु पुराण, इसमें हमें मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो ध्यान में रखिएगा, विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर हम गुप्त वंश के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हम किस पुराण को पढ़ेंगे। ठीक, तो गुप्त वंश के विषय में जानकारी देने वाला कौन सा पुराण है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे देखते हैं, अगर हम विदेशी विवरणों की बात करेंगे, कौन कौन से विदेशी लेखक या फिर उनकी रचनाएं हैं जिससे हमें मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है, तो पहले हैं स्ट्रैबो, फिर कर्टियस, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन, जस्टिन, प्लूटार्क, नियार्कस, अनेसिक्टस, अरिस्टोब्यूलस। ये जो यूनानी लेखक हैं, इनसे हमें, इनके जो लेख हैं विभिन्न, उनसे हमें क्या मिलता है, मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। और बाद में मेगास्थनीज जो भारत आए थे, इनकी एक इंडिका पुस्तक है जो कि उपलब्ध नहीं है, पर इसके कई उद्धरण, मतलब इसका जो बचा हुआ शेष कुछ रहा है, किन्हीं लेखकों ने अपनी रचनाओं में लिखा था, तो उससे हमें मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। आगे हम देखते हैं, अगर हम पुरातत्व की बात करेंगे कि पुरातत्व में ऐसे जो मौर्य वंश के विषय में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, पुरातत्व। खास करके अशोक के जो अभिलेख हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के जो अभिलेख हैं, उनसे हमें मौर्य वंश के विषय में जानकारी और साथ ही साथ बौद्ध धर्म के विषय में भी जानकारी मिलती है। तो अगर हम पुरातत्व की बात करेंगे तो पहला है महास्थान अभिलेख, जो कि बोगरा बांग्लादेश में है। ठीक, भारत में नहीं, बांग्लादेश में वर्तमान समय में है। महास्थान अभिलेख में हमें महास्थान को पुण्य नगर कहा गया है। ठीक, ध्यान में रखिएगा, हो सकता है प्रश्न ऐसा पूछेगा। सोगौरा तामपत्र, जो कि गोरखपुर से मिला है। कहां से? गोरखपुर से। इसमें क्या मिला है, अकाल से सामना करने के लिए अन्न के भंडार के विषय में जानकारी मिलती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह दोनों है चंद्रगुप्त मौर्य के समय के। ठीक, तो प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अशोक से पहले के हैं। ठीक, तो अशोक से पहले के दोनों अभिलेख हैं, महास्थान अभिलेख और सौगौरा अभिलेख। ठीक, अगर हम रुद्रदामन की बात करेंगे तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ का अभिलेख है, इससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का एक साथ विवरण मिलता है, और चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का एक साथ विवरण देने वाला एकमात्र अभिलेख है। ठीक, और किसी भी अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का एक साथ में विवरण नहीं मिलता है। तो ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है जूनागढ़ का जो रुद्रदामन का अभिलेख है। इसी के साथ में आप जब अशोक को पढ़ेंगे तो अशोक में हम पूरा अशोक के अभिलेखों के बारे में पढ़ाएंगे। तो मौर्य वंश के विषय में जानकारी का जो पुरातत्व में अगर हम देखेंगे तो ये तो अभिलेख हो गए, महास्थान, सोगौरा और रुद्रदामन का। इसी के साथ में अशोक के जो अभिलेख हैं वे भी जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि जब अशोक को हम पढ़ाएंगे तो उनके साथ में ही पूरा उनके द्वारा जो अभिलेख लिखे गए हैं या लिखवाए गए हैं उनको हम देखेंगे। जो मौर्य वंश का जो पहला शासक है, अगर हम देखेंगे तो मौर्य वंश का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य है। इनका जो शासन काल है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। कब से? 322 से 298 ईसा पूर्व।
सन याद करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो नेट या पीजीटी के जो एग्जाम्स होते हैं और कई एग्जाम्स होते हैं उसमें क्या होता है, कई बार मैच करने का आता है, शासक देगा उनके साथ में उनका टाइम पीरियड दे देगा, तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व इनका समय है। अगर हम उत्पत्ति की बात करेंगे खास करके पूरे मौर्य वंश के विषय में या मौर्य शासकों के विषय में, तो इसमें बहुत सारे मतभेद रहे हैं कि बहुत सारे विद्वान ऐसे मानते हैं कि मौर्यों का जन्म जो है निम्न कुल में हुआ या फिर निम्न जाति के थे, कई लोग क्षत्रिय मानते हैं। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, जितने भी ब्राह्मण साहित्य हैं उसमें मौर्यों को क्या कहा गया, निम्न कुल का कहा गया है, और जितने बौद्ध और जैन साहित्य हैं उसमें मौर्यों को क्षत्रिय कहा गया है। इसी के साथ में ही जितने यूनानी साहित्य हैं, ठीक, यूनानी जो लेखक हैं उसमें क्या कहा गया है, निम्न परिस्थिति में उत्पन्न, निम्न कुल का नहीं माना गया है, परंतु कहा गया है कि मौर्य जो शासक हैं फिर चंद्रगुप्त मौर्य जो है इनका जो जन्म है निम्न परिस्थिति में हुआ, यानी परिस्थिति अच्छी नहीं थी परंतु यह उच्च कुल के ही थे। ठीक, तो अगर हम विष्णु पुराण की बात करेंगे तो मैंने पहले ही बताया था कि विष्णु पुराण ही मौर्य वंश के विषय में बहुत सारी जानकारी प्रदान करता है। तो विष्णु पुराण में कहा गया है कि शिशुनाग वंश के पश्चात शूद्र योनि के राजा शासन करेंगे। इससे यह पता चलता है कि शिशुनाग वंश जब समाप्त होगा तो जो शासक बनेगा वह शूद्र होगा। ठीक, आगे देखते हैं, विष्णु पुराण के टीकाकार हैं श्रीधर स्वामी। कौन? श्रीधर स्वामी ने, इनका मानना है कि चंद्रगुप्त को नंदराज की पत्नी मूरा, यानी चंद्रगुप्त के पिता का नाम क्या मिलता है, नंदराज, और इनकी पत्नी मूरा यानी चंद्रगुप्त की मां मूरा से उत्पन्न बताया गया है। मूरा की संतान होने के कारण यह मौर्य कहलाया। ठीक, ध्यान में रखिएगा, श्रीधर स्वामी जो विष्णु पुराण के टीकाकार हैं, इनका मानना है कि चंद्रगुप्त के जो पिता हैं नंदराज हैं, उनकी पत्नी जो है निम्न कुल की है जिनका नाम मूरा है, और मूरा से उत्पन्न होने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य कहलाए। ठीक, मुद्रा राक्षस, इसमें नंद वंश के शासकों को उच्च कुल का, ठीक, क्या उच्च कुल का, तथा चंद्रगुप्त को निम्न कुल वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। ठीक, यानी मुद्रा राक्षस जो ब्राह्मण साहित्य से संबंधित ही ग्रंथ माना जाता है, इसमें क्या कहा गया है कि जो नंद वंश है यह उच्च कुल का है, जबकि जो चंद्रगुप्त या फिर मौर्य जो शासक हैं वह निम्न कुल के हैं। ठीक, निम्न कुल या फिर वृषल इसी को कहा जाता है, कुलहीन कहा गया है। मुद्रा राक्षस के टीकाकार हैं घुंडीराज। कौन? घुंडीराज। इसमें चंद्रगुप्त नंद वंश के क्षत्रिय शासक सर्वार्थ सिद्धि की मूरा नामक शूद्रा वृषलात्मजा रानी से उत्पन्न पुत्र था। यानी इसमें कहा गया है कि जो चंद्रगुप्त है नंद वंश के क्षत्रिय शासक सर्वार्थ सिद्धि, ठीक, यानी पिता का नाम क्या है, सर्वार्थ सिद्धि है, इनका जो विवाह हुआ है मूरा नामक शूद्र महिला से हुआ था। शूद्र यानी वृषलात्मजा इनको कहा गया है। तो इनसे उत्पन्न होने के कारण यह क्या है, इनका मानना है कि यह भी निम्न कुल के हैं। अगर हम कथा सरित सागर की बात करेंगे तथा बृहत कथा मंजरी जो दो ग्रंथ हैं, इनमें भी माना गया है कि चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं शूद्र जाति या शूद्र से मतलब इनकी उत्पत्ति हुई है। अगर हम बौद्ध और जैन साहित्य की बात करेंगे तो बौद्ध ग्रंथों में जो महत्वपूर्ण है महापरिनिब्बाण सूत्र, दीर्घ निकाय, दिव्यावदान, महावंश आदि में मौर्यों को क्षत्रिय कहा गया है। जो मैंने पहले ही बताया कि ब्राह्मण साहित्य क्या कहेंगे, निम्न कुल का, जबकि जैन और बौद्ध साहित्य कहेंगे कि क्षत्रिय कुल के हैं। अगर हम विदेशी साक्ष्य की बात करेंगे कि विदेशी जो विद्वान हैं उनका क्या मानना है, तो जस्टिन ने लिखा है, जस्टिन जो उस समय के महत्वपूर्ण लेखक हैं, उनका मानना है कि चंद्रगुप्त यद्यपि सामान्य कुलोत्पन्न बॉर्न ऑफ हम्बल ओरिजिन था, तथापि दैवी प्रेरणा से वह सम्राट बनने की महत्वाकांक्षा रखता था। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, यह कथन पूछा भी जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है। ठीक, स्पूनर जो एक विद्वान है, इनका मानना है कि मौर्यों को पारसिक बताया। ठीक, स्पूनर ने कहा है कि मौर्य जो शासक थे पारसिक थे। ठीक, अगर हम चंद्रगुप्त की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त को कौन कौन से लेखक क्या नाम देते हैं, यह भी महत्वपूर्ण है और पूछा भी जाता है प्रश्न में कि कौन से लेखक का चंद्रगुप्त को क्या नाम दिया गया है। तो जो एरियन, स्ट्रैबो और जस्टिन है, इन्होंने चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोट्स कहा है। क्या कहा है? सैंड्रोकोट्स कहा है। एंडोकोट्स किसने कहा है? एपियन तथा प्लूटार्क, दो लेखक
एपियन तथा प्लूटार्क चंद्रगुप्त को एंड्रोकोट्स कहते हैं। अगर हम सेंड्रोकोप्ट्स की बात करेंगे तो फिलार्कस जो विद्वान है उस टाइम का, तो इनका जो चंद्रगुप्त को या क्या कहते हैं, सेंड्रोकोप्ट्स कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ सेंड्रोकोट्स है जबकि यहाँ पर सेंड्रोकोप्ट्स है, यहाँ पर प है आधा प। तो फिलार्कस जो विद्वान है इनका मानना है कि चंद्रगुप्त जो उस टाइम का शासक था तो इसे सेंड्रोकोप्ट्स नाम मानते हैं। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने फरवरी 1793 को सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की। ठीक, तो जो उस टाइम के जो विद्वान हैं चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य नहीं कह रहे हैं। ठीक, क्या कह रहे हैं, सेंड्रोकोट्स कह रहे हैं या फिर एंड्रोकोट्स कह रहे हैं या सेंड्रोकोप्ट्स कह रहे हैं। परंतु सबसे पहले विलियम जोन्स जो विद्वान हैं इनका मानना था, इन्होंने सिद्ध किया कब, 1793 में, कि सेंड्रोकोट्स जो यूनानी लेखकों का मानना है उसका समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से है। ठीक, आगे देखते हैं। अगर हम विजय अभियान की बात करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के जब वह चाणक्य की सहायता से शासक बनने के करीब होता है तो उसका सबसे पहला विजय अभियान जो है उसने सेना बनाई चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से और तुरंत मगध पर आक्रमण कर दिया और वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य पराजित हुआ और वह चाणक्य के साथ पंजाब भाग गया। तो पंजाब में जब वह विश्राम कर रहा था तो वहां पर एक झोपड़ी में एक महिला ने क्या कहा है, महिला अपने बच्चे को खाना खिला रही थी। उनका जो बच्चा है वह बार बार क्या कर रहा था, बीच में से रोटी तोड़ रहा था। इसकी वजह से वह जल जा रहा था, रोटी गर्म थी, बीच में से तोड़ के खा रहा था तो वह जल जा रहा था। तो महिला कह रही है, यानी अपने पुत्र से कह रही है कि तुम भी वही गलती कर रहे हो जो गलती चाणक्य और चंद्रगुप्त ने किया था। तब वहां पर चाणक्य और चंद्रगुप्त को समझ में आता है कि हमें किसी भी साम्राज्य के मध्य से आक्रमण नहीं करना चाहिए बल्कि किनारे से आक्रमण करना चाहिए। तो वहां से फिर इन्होंने क्या किया, पंजाब पर आक्रमण किया, वहां पर अधिकार किया। फिर उसके बाद यहाँ पर फिर आकर के लोग मगध पर आक्रमण करते हैं। तो पहला जो मगध पर आक्रमण है यह असफल होता है, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य जो है पंजाब चले जाते हैं। तो मैंने कहानी बताई। तो फिर पंजाब और सिंध पर इन दोनों ने मिलकर के आक्रमण किया। आक्रमण क्यों किया, क्योंकि उस टाइम तक 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। वहां जो क्या कहते हैं शासक है चंद्रगुप्त सिकंदर का जो प्रतिनिधि है वो 325 ईसा पूर्व में उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो वहां पर राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है। इसकी वजह से उसका लाभ उठा करके चंद्रगुप्त ने वहां पर अधिकार कर लिया। अब इसी टाइम पे प्लूटार्क का जो कथन है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा भी जाता है। प्लूटार्क का कथन है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर के संपूर्ण भारत को रौंद डाला। ठीक, किसने, प्लूटार्क ने कहा है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर के पूरे भारत को रौंद डाला। एक चीज ध्यान में रखिएगा, यहीं पर एक कथन पूछता है, प्रश्न पूछता है, सिकंदर और चंद्रगुप्त की मुलाकात का। बहुत सारे उस टाइम के लेखक थे, उनका मानना था कि सिकंदर और चंद्रगुप्त की मुलाकात हुई थी, वहीं से चंद्रगुप्त ने क्या कहते हैं इस पर मगध पर अधिकार करने की योजना भी बनाई थी। तो इसका जो विवरण कौन कौन देता है यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त और सिकंदर के बीच मुलाकात का जो विवरण देता है एक तो विद्वान है प्लूटार्क। ठीक, कौन कौन, प्लूटार्क देता है और इसके साथ में जस्टिन और प्लूटार्क दोनों विद्वान हैं। इनका मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के बीच मुलाकात हुई थी। यह कथन भी पूछा गया, प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान में रखिएगा, सिकंदर और चंद्रगुप्त के बीच मुलाकात का विवरण कौन कौन देता है, प्लूटार्क और जस्टिन नामक विद्वान जो उस टाइम के हैं। ठीक, फिर क्या होता है, वहां पर जब मगध पर अधिकार कर लेते हैं, इनके पास सैनिक हो जाते हैं, संसाधन हो जाते हैं, तो इन्होंने फिर मगध पर विजय के लिए मगध पर आक्रमण किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने पर्वतक, एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब यहाँ पर आक्रमण कर रहे हैं पंजाब और सिंध पर तो हिमालय से सटा हुआ भाग था। तो यहाँ का एक शासक था पर्वतक, उसने सहायता की थी चंद्रगुप्त मौर्य की, तो उसको साथ में लेकर के मगध पर आक्रमण करते हैं और अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित करते हैं। ठीक, एक चीज ध्यान में रखिएगा, घनानंद का उस टाइम का मंत्री था सकटार था, उसने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। कौन,
सकटार उस टाइम का मंत्री था, किसका? घनानंद का। इसने अप्रत्यक्ष रूप से चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी, इसकी वजह से इनको विजय प्राप्त हुई थी। महावंश टीका के अनुसार घनानंद का युद्ध में ही वध कर दिया गया। देखिए कथन पूछा गया है, हो सकता है कथन और कारण या फिर पहला कथन और दूसरा कथन दे दे कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो ये दो कथन दे देगा, ऑप्शन दे देगा एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान में रखिएगा, प्रश्न बहुत ही जरूरी है। महावंश टीका जो है इसमें कहा गया है कि घनानंद का युद्ध में ही वध कर दिया गया, ठीक। जबकि परिशिष्ट पर्व जो ये पुस्तक है इसके अनुसार घनानंद द्वारा आत्मसमर्पण किए जाने के बाद उसे जीवन दान दे दिया गया तथा उसे अपने परिवार से पाटलिपुत्र छोड़कर जाने को कहा गया, ठीक। तो महावंश जो टीका है वह क्या कह रही है कि घनानंद का युद्ध में ही वध कर दिया गया है, जबकि परिशिष्ट पर्व जो पुस्तक है इसमें कहा जा रहा है कि उसको क्षमा दान दे दिया गया, उसने आत्मसमर्पण किया और उसे भारत छोड़ करके जाने को कहा गया, ठीक। तो यह दोनों कथन आपको याद रखना होगा। इसके बाद मगध विजय के बाद वह शासक बनता है। उसके बाद सेलुकस जो निकेटर है उस पर युद्ध आक्रमण करता है। तो 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सीरिया के ग्रीक शासक सेलुकस निकेटर को परास्त किया, ठीक। सेलुकस निकेटर को परास्त करता है तो उसके बाद एक संधि होती है, ठीक। संधि होती है तो महत्वपूर्ण क्यों है संधि? क्यों इसलिए महत्वपूर्ण है कि अक्सर प्रश्न जो है संधि से पूछे जाते हैं। यह नहीं पूछा जाता कि कब आक्रमण किया, ठीक। पूछा जाता है कि संधि में महत्वपूर्ण क्या क्या है। तो महत्वपूर्ण क्या है? सेलुकस ने अपनी पुत्री हेलेन का विवाह, ठीक, हेलेना या फिर हेलेन भी इसका नाम है, इसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया, ठीक। इसके साथ में ही 4 प्रांत, पहला था एरिया, इसी को हेरात कहा जाता था। अराकोसिया जिसको कंधार कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा जो यूनानी भाषा है उसमें एरिया को, हेरात को एरिया कहा जाता था। तो एरिया यानी हेरात, अराकोसिया यानी कंधार, जेड्रोसिया यानी बलूचिस्तान या मकरान तट तथा पेरोपनसीडाई यह काबुल को कहा जाता था। तो यह महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि यह मिलान करने के लिए भी आ जाएगा। एक साइड दे देगा एरिया अराकोसिया और क्या कहते हैं जेड्रोसिया, उस दूसरी साइड दे देगा कि इसके वर्तमान नाम क्या है, ठीक। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये जो 4 प्रांत हैं सेलुकस ने विवाह के उपरांत दहेज में दे दिया, ठीक। और इसके साथ ही मेगस्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा, ठीक। तो चंद्रगुप्त के दरबार में कौन आ रहा है? मेगस्थनीज आ रहा है। कौन भेज रहा है? सेलुकस निकेटर। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को 500 हाथी दिए थे, ठीक। सेलुकस के साथ हुए चंद्रगुप्त के इस युद्ध और संधि का विवरण कौन कौन दे रहा है? एपियानस, स्ट्रैबो एवं प्लूटार्क, जो 3 उस समय के विद्वान या लेखक हैं, इन्होंने ही विवरण दिया है चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेटर के बीच संधि का, ठीक। तो याद रखिएगा 4 प्रांत मिले हैं। हेलेन जो उसकी पुत्री है उससे विवाह भी किया है सेलुकस निकेटर ने। आगे देखते हैं। पहला मौर्य शासक है जिसने दक्षिण भारत की विजय की। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी कर्नाटक या फिर मैसूर तक के प्रदेश की विजय करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसकी पुष्टि अशोक के अभिलेख, जैन और संगम साहित्य से भी होती है। जो अहनानूर संगम साहित्य की पुस्तक है उसमें मैंने बताया था कि इस विजय का विवरण मिलता है वहां से। मामूल नार के अनुसार मौर्यों ने एक विशाल सेना लेकर दक्षिण क्षेत्र में मोहर के शासक पर आक्रमण किया, ठीक। कौन देते हैं? मामूल नार, जो पुस्तक किस पुस्तक के लेखक हैं? अहनारूर या फिर अहनानूर, इस पुस्तक के लेखक मामूल नार हैं। इनका मानना इनके अनुसार मौर्यों ने एक विशाल सेना लेकर दक्षिण क्षेत्र में मोहर के शासक पर आक्रमण किया। महावंश के अनुसार कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को संपूर्ण जम्बू द्वीप का शासक बना दिया। तो जम्बू द्वीप भारत को कहा जाता था उस टाइम पे। तो महावंश जो पुस्तक है इसके अनुसार कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को संपूर्ण जम्बू द्वीप का शासक बना दिया। आगे देखते हैं। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया। कौन सी पुस्तक है? परिशिष्ट पर्वन है, ठीक। इसमें यह विवरण मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार कर लिया। जिससे हमें यह भी पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन शासक था, ठीक।
जैन धर्म को उसने संरक्षण भी दिया था। तो इसमें एक कथा मिलती है कि जैन संत भद्रबाहु जो थे उनके साथ में 12,000 शिष्यों के साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत चला जाता है और वहीं पर जो संलेखना पद्धति है उसके द्वारा तपस्या करता है और वहीं पर इसकी मृत्यु होती है। तो श्रवण बेलगोला जो स्थल है मैसूर कर्नाटक के पास में है, यहाँ पर तपस्या करने चला गया। इसी स्थान पर 298 ईसा पूर्व में संलेखना विधि क्या होती है? संलेखना में क्या होता है? अन्न और जल का त्याग कर दिया जाता है, ठीक, तब तक जब तक कि मृत्यु ना हो जाए, ठीक। तो अन्न जल का त्याग कर मृत्यु का वर्ण करने का संस्कार क्या है? संलेखना विधि है। तो यह भी ध्यान में रखिएगा, कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में संलेखना विधि जो है किस धर्म से संबंधित है। उसमें ऑप्शन दे देगा बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या पारसी धर्म। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, संलेखना जो विधि है जैन धर्म से संबंधित है। 298 ईसा पूर्व में जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसने अपनी इस विधि से अपना शरीर का त्याग कर दिया, ठीक। अब यह जो घटना है, अगर हम प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत में जो जाता यात्रा 12,000 संतों के साथ में भद्रबाहु के साथ में जाते हैं, साथ ही संलेखना पद्धति से वो अपने मृत्यु का वर्ण करते हैं, तो इस घटना का विवरण कहाँ कहाँ मिलता है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो जो बृहत कथा कोश है, भद्रबाहु चरित है, राजा बलि कथा, मुनिवंशाभ्युदय कन्नड़ साहित्य है, तो इसमें इस घटना का जो विवरण हमें मिलता है। तो ध्यान में रखिएगा, किसमें? बृहत कथा कोश में, भद्रबाहु चरित, राजा बलि कथा, मुनिवंशाभ्युदय जो कन्नड़ रचना है, इसमें चंद्रगुप्त के संलेखना पद्धति से प्राण त्याग की घटना का विवरण मिलता है। तो यह हमारा आज का पूरा जो लेक्चर है खास करके चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित था, पूरा समाप्त हुआ। इसमें जितने भी तथ्य महत्वपूर्ण थे जो आपके परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, और इसके साथ में जहां जहां प्रश्न बनते हैं उसको भी मैंने डिटेल में बताया, प्रश्न कैसे बनते हैं उसको भी बताया, कहां कहां से प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं। तो आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिएगा। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, परीक्षा अभी नेट जो हमारी नेट जेआरएफ की वह रद्द हो गई है। बहुत सारे ऐसे प्रमाण भी मिले कि परीक्षा लीक हो गई थी, पेपर लीक हुआ था। तो अब देखिए, अभी फिक्स टाइम नहीं है कब एग्जाम करवाया जाएगा, परंतु हमें ठीक उसी प्रकार से नियमित रूप से लगे रहना होगा। जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जो हमने नोट्स बनाए हैं, उसको लगातार पढ़ते रहिए। यहाँ पर अगर आप ढील देते हैं अपनी पढ़ाई में तो फिर उसका परिणाम सुखद नहीं होगा, उसमें आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो देखिए, परीक्षाएं तो बहुत सारी रद्द हो रही हैं, निराशा तो आएगी ही स्टूडेंट के मन में, परंतु उसके साथ में हमें पॉजिटिव सोच रखते हुए, सकारात्मक सोच रखते हुए अपनी तैयारी करते रहिए। धीरे धीरे जो प्रैक्टिस सेट है खूब उसको सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है खूब सॉल्व करिए, ताकि पढ़ाई में जो मन है ऐसा नहीं हो कि हम एक साथ में पढ़ाई बंद कर दें, फिर जब शुरुआत करें तो मन ही न लगे। तो इसलिए लगातार कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ते रहिए। उसके बाद डेट आता है तो फिर पढ़ते रहिएगा लगातार 6 घंटे 7 घंटे जितना आप पढ़ सकें। तो आशा करता हूं जो चीजें हमने बताई हैं आपको समझ में आई होंगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।